नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर इसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये वीडियो जो जारी होता है भारतीय जनता दल के द्वारा देश में भारतीयता आधारित एकता और भाईचारा, सद्भाव, अखलाक मोहब्बत और माहौल लाने के लिए इसकी व्यूवरशिप जो देखने को मिलती है वो 4, 5, 6 के आसपास मिलती है। भारतीय एकता के जो विरोधी हैं उनके हाथ में एक तर्क का हथियार मिल जाता है कि इस देश में भारतीयता को पसंद करने वाले संख्या देख लीजिए। भारतीय जनता दल को यह भी पता है कि इस वीडियो को डाउनलोड करके विभिन्न तरीकों से सोशल मीडिया के अन्य अंगों में इसको प्रसारित किया जाता है। वहीं पर किस तरह के कभी कभी देश विरोधी और सामाजिक विरोधी और चरित्रहीनता से और चरित्रहीनता का अवगुण लिए तमाम वीडियो जो है उनकी व्यूवरशिप जो है हजारों, लाखों, करोड़ों में देखने को मिलती है। ये सारे कड़वे तथ्य की जानकारी हमारे जो है भारतीय जनता दल को मुझे है कि भारतीयता को पसंद कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के दूसरे माध्यमों से, लेकिन YouTube पर उनकी व्यूअरशिप 3, 4, 5 के आसपास होने के कारण जो भारतीयता विरोधी हैं, जो गैंग है, जो गिरोह है, उसके हाथ में एक कुतर्क का हथियार मिल जाता है। भारतीय जनता दल की और हमारी भी एक गुजारिश है अपने भारतीय भाई बहनों से कि भारतीयता विरोधी गैंग के इस कुतर्क को ढाने के लिए, समाप्त करने के लिए इसकी व्यूअरशिप को बढ़ाइए। देखिए, एक चीज और स्पष्ट हम करना चाहते हैं। कुछ लोग व्यूअरशिप को इसलिए बढ़वाते हैं कि पैसे मिलेंगे। भारतीय जनता दल की इसके पैसे की आवश्यकता नहीं है और न पैसे के लिए काम कर रहा है। संगठन चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता है, कोई संदेह नहीं, नो डाउट। वो पैसा कैसे आएगा
और हमारे भारतीय भाई बहनों के माध्यम से आएगा, कौन देगा, ये सारे मुद्दे हैं, सारे विषय हैं। और इन्हीं भारतीय भाई बहनों के तबके से कौन इन भारत विरोधी और भारतीय समाज विखंडनकारी ताकतें जो राजनीतिक दलों के वेश में हैं उनकी झोली भर रहे हैं, कौन लोग, ये भी देश देख रहा है। तो ये सारी इस तरह की समस्याएं हैं। इस तरह की समस्याओं से भी भारतीय अवाम ताकत दल जूझ रहा है। तो लेकिन उसके जज्बे और हौसले पर इसका कुछ भी असर नहीं है। तो उसी हौसले और जज्बे से आगे बढ़ेगा और संसाधन भी आएगा। जो भी इस देशभक्ति और भारतीय एकता के पक्ष में जो भी जज्बा रखते हैं वो खुद संगठित करेंगे लोगों को और इसके संसाधन की व्यवस्था वो लोग करेंगे और ऐसे लोगों को समझाएंगे कि भाई यदि आप सक्षम हैं तो इन भारत के शत्रुओं की और भारतीय समाज के शत्रुओं की, भारतीय समाज के विखंडनकारी ताकतों की झोली भरने के बजाय आपका कर्तव्य बनता है कि आप धन वहां लगाएं जिससे इस देश की एकता मजबूत हो, भारतीय एकता मजबूत हो। तो भारतीय अवाम ताकत दल को यह उम्मीद है, ऐसी बात नहीं है। इतना जरूर है कि यह मानसिकता आने में थोड़ी कठिनता आएगी, थोड़ी मुश्किलात और कठिनाई आएगी। तो फिर ये भारतीय अवाम ताकत दल ये कहना चाहता है कि YouTube पर भी व्यूवरशिप बढ़ाइए ताकि देश में विखंडनकारी ताकतों के हाथ में एक कुतर का ये जो हथियार मिल जाता है उस हथियार को नष्ट करने के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे कुछ भारतीय भाई जो इस चिंता के प्रति सजग देखने को मिलते हैं, जो कि फेसबुक पर दिखाई पड़ता है। उनका ये कहना है कि जो YouTube वाले जो सर हैं जो देश में भारतीय एकता लाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के अंदर जो विघटनकारी ताकतें हैं उनकी आंखों पर तो चढ़ी गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत के दुश्मन चीन, अमेरिका, यूरोप, इसमें भी चर्चा है। हम नहीं कहते कि भारतीय ताकत दल की बहुत ताकत बढ़ गई है और इसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं इस बात का दावा नहीं करता हूँ, लेकिन ये जो ताकतें हैं भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चीन, अमेरिका, यूरोप, ये अपने किसी भी खतरे या दुश्मन के लिए एडवांस प्लानिंग करते हैं 10 साल, 20 साल, 100 साल पहले ये जो खतरा बन सकता है। देखिए, भारतीय अवाम ताकत दल का इसमें बस यही कहना है कि भारतीय अवाम ताकत दल चीन, अमेरिका, यूरोप के लिए खतरा बने न बने ये इसका विषय नहीं है। भारतीय अवाम ताकत दल, ये भारतीय जनता पार्टी, GNPC,
गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस कांग्रेस, वामपंथी, समाजवादी, बहुजन समाजवादी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या एनसीपी, टीडीपी, डीएमके या एडीएमके, अकाली और आम आदमी पार्टी की आंख पर वो चढ़े न चढ़े, ये भारतीय जनता दल का विषय नहीं है। वो अपने अपने स्वार्थों के अनुसार वो इसका विरोध करेंगे और ये उनकी आंखों पर चढ़ जाएगा। ये उनका विषय है, ये अपने अपने स्वार्थों के अनुसार। क्यों कि ये सब की सब जो है शुद्धतः देश में विखंडनकारी ताकतें हैं। तो ये स्वाभाविक है कि वो कोई ऐसा माहौल ना आने देना चाहेंगे जिससे लोगों में, पूरे देश के लोगों में एकता है। और एकता का सिर्फ एक ही आधार है, भारतीयता। तो ये सब के सब जो है, जो कि भारतीय समाज को तोड़ करके ही अपनी राजनीति या सत्ता हथियाने की साजिश करते रहते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि देश में भारतीयता के आधार पर एकता आए। तो ये बहुत स्वाभाविक और जाहिर तौर पर यह स्पष्ट है कि वो इसका किसी न किसी बहाने, और बहानों के यानी कई रूप होंगे, उसके अनुसार ये विरोध करेंगे। हाँ, उनके पास कोई नैतिक बल नहीं होगा, कोई नैतिक तर्क भी नहीं होगा कि आखिर इस भारतीय एकता का वो सामना कैसे करें। कुतर्क के कुछ नमूने आप भारतीय भाई बहनों के सामने कुछ दिए जा रहे हैं। कुतर्क, अब एक तो वो नाम नहीं लेते हैं। नाम न लेना उनकी एक रणनीति का हिस्सा है कि यदि भारतीय जनता दल का उन्होंने नाम ले लिया और न वो खुद नाम लेते हैं, न तो मीडिया वालों को भी भारतीय जनता दल का नाम यानी न ले, इस तरह का दबाव वो डाले हुए हैं, तो नाम नहीं लेते हैं। वो एक अंग्रेजी में कहावत है, एक अंग्रेजी में शब्द है इंसिनुएशन, यानी इनडायरेक्टली एक इशारा के आधार पर वो बोलते रहते हैं। और यही नहीं, मोदी महोदय तक बोलते रहते हैं, अमित शाह महोदय तक बोलते रहते हैं, और समित पात्रा भी बोलता रहता है, और दूसरे पार्टियों के भी लोग कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। ये जो जीएनपीसी है, माने गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस कांग्रेस, ये सिर्फ धमकी देती है। भारतीय जनता दल का इस कांग्रेस को बस यही कहना है कि तुम कितने लाख धमकी दो। और शायद ये कोई कह रहा था कि वो भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से जो बात कर रहा था कि अब मेरा माथा खराब हो गया है। इस कांग्रेस का और उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी का और गद्दार जवाहरलाल नेहरू का, उसमें माथा क्यों नहीं खराब हुआ जब हमारे देश के 25 से 30 लाख लोगों ने जान गंवाई नेहरू की सत्ता हथियाने के कारण। इन कांग्रेसियों का माथा तब खराब क्यों नहीं हुआ जब इन्होंने हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सरेआम कत्ल करवाया, और वो भी किन के तरीकों से उनके शरीर में टायर बांध करके जलाया गया। इन्हीं
कांग्रेसियों ने हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन, ये विडंबना दूसरी है कि हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन फिर उसी कांग्रेस को वोट करते रहे। अभी भारतीय जनता ताकत दल सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से पूछ रहा है, लेकिन बराबर पूछेगा। इतनी बड़ी मानसिक गुलामी हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की कि जिस कांग्रेस ने हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सरेआम कत्ल करवाया, उसको ये लोग वोट कर रहे हैं। बहुत दुख की बात। तो खैर, तो उस समय इन कांग्रेसियों का माथा खराब नहीं हुआ। माथा खराब हो या न हो, इस देश को आवश्यकता है, इस देश में एकता की आवश्यकता है, इस देश के महफूज होने सुरक्षा की आवश्यकता है। जीएनपीसी जैसे देश के दुश्मनों का भारत की पावन धरती से उसकी समाप्ति की जाए, यह देश को आवश्यकता है। जिन सफेद अंग्रेजों को भगाया गया उससे कई गुना अत्याचार और उससे कई गुना हमारे देश में विखंडन, और इन सबों ने, इन कांग्रेसियों ने, इन जेएनपीसी वालों ने अपने शासनकाल में 1200 से लेकर 13 लाख करोड़, मतलब कि $16 ट्रिलियन, $16 ट्रिलियन यानी $16 ट्रिलियन की लूट मचाई। कितना? 60-70 सालों में। अंग्रेजों ने कितना लूटा है? अंग्रेजों ने 200 साल में $43 ट्रिलियन, और इन्होंने 60-70 सालों में $16 ट्रिलियन की लूट मचाई है। अब इसको मोदी महोदय, बीजेपी वाले छुपाएं, बात दूसरी है। ये तो मोदी और बीजेपी वालों की गद्दारी है देश के खिलाफ कि इसकी जीएनपीसी कांग्रेस की लूट को वो छिपाते रहते हैं। चुनाव के वक्त में मोदी महोदय जरूर बोलेंगे कि इस कांग्रेस ने बहुत लूटा है, काला धन आ जाएगा तो हर एक के खाते में 10-10, 15-15 लाख रुपया हो जाएगा, लेकिन कभी भी नाम नहीं लेते हैं कि इस कांग्रेस ने इस देश को 1200 से लेकर 13 लाख करोड़ की लूट, जो कि और ये तो बाहर के वो तो भारत के बाहर विदेशी बैंकों में जमा काला धन कहता है, देश के अंदर उसका दुगना है। तो इन कांग्रेसियों के द्वारा, इन कांग्रेसी डकैतों के द्वारा ये लूट का है विषय। तो ये विदेशों में जमा काला धन की बात की जाए तो 1200 से लेकर 13 लाख करोड़ है, जो कि $16 ट्रिलियन के आसपास बनता है आज की तारीख में। तो 17 सालों का हिसाब लगाइए। अंग्रेजों ने 200 सालों में $43 ट्रिलियन, तो अंग्रेजों से अधिक ये लुटेरे और डकैत हैं जीएनपीसी वाले। हमारा ये कहना है कि ये जानकारी बीजेपी वाले हमारे देश की जनता को देते क्यों नहीं? कम से कम हमारी जनता यही जागरूक इसी के विषय में जागरूक हो जाती है कि ये जीएनपीसी ने देश तो बांटा ही, 25 से 30 लाख लोगों को मरवाया ही, और $16 ट्रिलियन की डकैती डाली है। क्यों नहीं बोलते सर? क्योंकि ये उसी डकैत, देश के दुश्मन जीएनपीसी के ये रक्षक बने हुए हैं। अब आप जरा कल्पना करिए, देश ने किस अरमान से यानी सफेद अंग्रेजों को भगाया।
क्या पता था कि उसके बाद जो ये जीएनपीसी आएगी उससे बड़ी डकैत आ जाएगी और उससे खूंखार औपनिवेशिक ताकत आ जाएगी, जो कि 60-70 सालों तक इसने कर ढाया। और फिर ये धार्मिक उन्माद को हवा दे करके, कोई कहता है कि पहले 2 थे अटल आडवाणी और 2 से फिर सीधे 82 हो गए। सिर्फ धार्मिक उन्माद, हिंदुत्व, मंदिर, उसी को आगे बढ़ाते हुए ये जो है, और इन्होंने एक झूठा नारा दिया, सबका साथ सबका विश्वास, सबके साथ। और जैसा कि भारतीय जनता दल ने बराबर बताया है कि मोदी महोदय ये भूल जाएं कि सबका साथ सबका विश्वास का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आपके ऊपर देश के दुश्मनों का विश्वास है, जीएनपीसी का विश्वास है, वामपंथियों का विश्वास है, समाजवादियों का विश्वास है, तृणमूल कांग्रेस का विश्वास है, डीएमके का विश्वास है, और इस तरह की भारत विरोधी ताकतों का विश्वास है, जिनको आप पाल रहे हैं, जिनकी आप रक्षा कर रहे हैं, जिनके काला धन की जिनके द्वारा लूटे हुए काला धन की रक्षा कर रहे हैं, तो उनका विश्वास आप पर है और उनका साथ भी आपको मिल रहा है। देश की जनता का आप पर न तो विश्वास है और न साथ है। हाँ, चुनाव जरूर जीत रहे हैं आप, बात सही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भारतीय जनता दल आपको बताना चाहता है कि इस देश में देश के खिलाफ दुश्मनी करते हुए भी, देश में तमाम अलोकप्रिय होते हुए भी, जीएनपीसी किस तिकड़म से हमारे भारतीय भाई बहनों से वोट छीनती आ रही थी, यह देश ने देखा है। देश ये भी देख रहा है मोदी महोदय आपको कि जब भी आपको अपना बचाव करना होता है, आपका चेहरा छिपाना होता है आपको, तो आप जो है भारतीयता को ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और जब भी आपको चुनाव जीतना होता है तो हिंदू एकता, 80-20 नफरत, इसका सहारा लेते हैं। तो ये आपकी मैकेनिक्स है चुनाव जीतने की। तो इससे यह साबित नहीं होता कि, और इससे यह तथ्य स्थापित नहीं होता कि आप जो है, आप पर जनता का विश्वास है और जनता का और भारत की जनता का साथ है। उसे जीएनपीसी ने सिखाया है कि अलोकप्रिय होकर के भी, अत्याचारी बनकर के भी, देश को तार करके भी, देश को लूट करके भी चुनाव जीते जा सकते हैं। और जीते जा रहे थे। कुछ जाति समीकरण बना दिया, कुछ सांप्रदायिक समीकरण बना दिया, बस। तो इसमें खास करके हमारे जो 2 बड़े तबके हैं हमारे भारतीय समाज के, हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, इनकी जो जिस मानसिकता से ये माने चुनाव में वोट करते हैं, वो इस स्थिति में काफी इसके लिए जिम्मेदार है। ये दोनों के दोनों बताया गया है ना कि मैंने कुछ अपवादों को छोड़ करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में कट्टरपंथी या चरमपंथी तत्वों के द्वारा जो मानसिकता भरी गई है कि देश की समस्याओं के लिए सिर्फ
मुसलमान जिम्मेदार हैं। इसीलिए उसके कुछ कट्टरवादी तत्व जो है मुंह से मौके बेमौके कुछ बोला ही करते हैं। जो अपने को उदारवादी कहते हैं हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में, वो उनसे आप बात करिए तो बात करने के 2-3-4 वाक्य के बाद फिर इसी पर उतर आएंगे कि भाई ये मुसलमान जो है इस देश के वफादार हो नहीं सकते, इन्हीं से सारी समस्याएं हैं। इस तरह के तर्कों को वो देना शुरू कर दें। ये उसी का परिणाम है कि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में एक बहुत ही घिनौना किस्म का दृष्टिकोण जो है चरमपंथियों के द्वारा ठूसा गया है कि देश की समस्याओं के लिए मुसलमान जिम्मेदार है। तो एक तो ये इतना गलत घिनौना दृष्टिकोण ये हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में डाला गया है। उसी प्रकार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में एक दृष्टिकोण ये ठूसा गया है, उनके दिमाग में भरा गया है जहर कि देश की सारी समस्याओं के लिए सिर्फ बीजेपी और आरएसएस जिम्मेदार है। इसीलिए उसके काफी तत्व जो है कुछ भी न बोलकर सिर्फ बीजेपी आरएसएस का रट्टा वो बोलते रहते हैं। और उसमें जो कोई उदारवादी किस्म का विद्वान किस्म का अपने को दिखाता है, वो भी 2-4 वाक्य के बाद फिर वो बीजेपी आरएसएस का राग जो है वो अलापना शुरू कर देता है। अब जरा सा इन दो बड़े जो तबके हैं हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, इनके दृष्टिकोणों को एक साथ रखिए। तो एक कहता है कि देश की समस्याओं के लिए हमारे मुसलमान जिम्मेदार हैं, और दूसरा तबका कहता है कि देश की समस्याओं के लिए आरएसएस बीजेपी जिम्मेदार है। तो दोनों को साथ रखने पर आप क्या आपको मिलता है कि देश का जो असली जो दुश्मन है जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रा चौकड़ी और वामपंथी, इससे बढ़ के कोई दुश्मन नहीं है इस देश का। इस पर इन दोनों तबकों का ध्यान नहीं जाता है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। भारतीय एवं ताकत दल अपने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से ये कहना चाहता है, इस देश के दुश्मन मुसलमान नहीं है। उस तबके में, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में जो कुछ शरारती तत्व आपको दिखाई पड़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ तत्व हैं जो कि भारत विरोधी और उपद्रव, हिंसा, नफरत, और खास करके कोई भी बात आती है सऊदी अरब, टर्की, ओमान, कतर, उसको लेकर के अपने इसी देश में आंदोलन, विध्वंस और अशांति फैलाते हैं। बस सही है, लेकिन इसको और स्पष्ट होने की जरूरत है, क्योंकि इसी के बाद जो है हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तर्क बुद्धि जो है आगे बढ़ती नहीं है। उसका स्पष्ट है ये जो तत्व हैं, मैं फिर से इसको स्पष्ट कर रहा हूं कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के ये तत्व जो है चरमपंथी और कट्टरवादी, असामाजिक, भारत विरोधी भी हैं तत्व जो हैं, वो इसी जीएनपीसी के ही एजेंट हैं, वो इसी टीएमसी के ही एजेंट हैं, वो इसी समाजवादियों के ही एजेंट हैं, वो इसी आम आदमी पार्टी के एजेंट हैं। तो इन एजेंटों को ये भारत विरोधी ताकतें, जीएनपीसी कांग्रेस, जीएनपीसी मतलब गांधी नेहरू परिवार, चंद्रा चौकड़ी कांग्रेस,
और टीएमसी तो इसी कांग्रेस से ही निकली है। टीएमसी, समाजवादी, आम आदमी पार्टी, ये जो है इनको पालते हैं और चुनाव और जब भी उनको देश में हिंसा फैला करके, नफरत फैला करके सत्ता हथियानी होती है तो इन्हीं से वो हिंसा करवाते हैं। रामनवमी के अवसर पर जो कुछ भी हुआ, इन बीजेपी वालों ने, मीडिया वालों ने सिर्फ हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर आक्रमण किया, जरा भी नहीं बताया कि यह जो है ये जो ताकतें हैं आम आदमी पार्टी और जीएनपीसी, टीएमसी, समाजवादी पार्टियों की देन है। तो यही विश्वासघात और यही धोखेबाजी बीजेपी और आरएसएस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा और मोदी सरकार, मोदी के द्वारा की जाती है कि जब भी इन तत्वों की बात आती है, इनको सजा दीजिए, ये उसी की पात्र है। और सजा भी आप कहाँ दे पाए? कुछ भी आप नहीं कर पाए, कुछ भी आप नहीं कर पाए। लेकिन जब अब इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, बस मीडिया वालों को थमा देते हैं नफरत फैलाने के लिए। देखिए, ये विषय जो मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ, ये बहुत ही भयानक और गूढ़ विषय है। तो मान लीजिए कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो चरमपंथी हैं और इस तरह की गतिविधि चलाते हैं, तो क्या ये बीजेपी, आरएसएस या बीजेपी की सरकार या मोदी जी की सरकार इन पर कार्रवाई नहीं करती है? और जो भी कार्रवाई वो दिखावा ईडी को भेज देगी, सीबीआई को भेज देगी, इससे नहीं। मोदी महोदय ईडी फीडी से नहीं होता है, इनको पंग करना पड़ता है। देशभक्ति का तकाजा ये कहता है मोदी महोदय, इनको क्रिपुल करना पड़ता है। अब क्रिपुल कैसे किया जाता है? शासन में आप बैठे हैं, हम इससे अधिक आपको क्या बताएं? इसका बस एक ही उत्तर है कि आप शासन से उतरिए और मैं दिखा दूंगा कि इन ताकतों को क्रिपुल या पंग वो करते कैसे हैं। तो इस तरह की बहानेबाजी इनके जितने सिपासालार चंगू मंगू हैं करते रहते हैं कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या इन देश विरोधी ताकतों के लिए है लोकतंत्र? तो खैर, तो इनके खिलाफ कार्रवाई कुछ करते नहीं, लेकिन ये इनको थमा देते हैं मीडिया को और वो नफरत फैलाते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात को ढकते हैं कि ये जो है आम आदमी पार्टी, जीएनपीसी, टीएमसी, समाजवादियों के एजेंट हैं, इसलिए कार्रवाई जो है आम आदमी पार्टी या केजरीवाल या जीएनपीसी राहुल, सोनिया, प्रियंका, समाजवादी पार्टी अखिलेश मुलायम, टीएमसी ममता बनर्जी, इनके खिलाफ कार्रवाई से मतलब है पंगु करना। वो हुआ राष्ट्र हित में कार्रवाई या राष्ट्रभक्ति का तकाजा। और उसी प्रकार हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से कट्टरवादी और चरमपंथी तत्व जो है सिर्फ जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ आग उगलना, इनका कोई काम नहीं है। आग उगल करके भारतीय समाज में नफरत फैलाना। और कभी इन जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो चरमपंथी तत्व हैं, उन्हीं का उदाहरण लेकर के पूरे समाज में तो इन सारे तत्वों का इलाज करना होगा। लेकिन क्या ये बीजेपी वाले करेंगे? ये उसी आग को हवा देते हैं, उसी नफरत को हवा देते हैं, उसी नफरत को फैलाते हैं। समस्या यहाँ है। और फैला करके ऊंचे मन से मोदी महोदय बोलते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास। देख लीजिए इनके सबका साथ सबका विश्वास का असलियत।
इस असलियत को जब भारतीय जनता दल जब बताता है तो मोदी महोदय और अमित शाह महोदय कहते हैं कि कुछ लोग यूट्यूब पर भड़का रहे हैं। इनकी असलियत को और इनकी देश विरोधी, भारत विरोधी असलियत को यदि अपने अवाम के सामने लाया जाता है तो इनके पास कोई शब्द नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई नैतिक बल नहीं है। सिर्फ बस एक जुमला कि कुछ लोग भड़का रहे हैं। अरे यदि तुम में ताकत हो, नैतिक बल हो तो सामना करो ना, बुलाओ, जनता देखेगी, हमारी आवाम देखेगी कि कौन क्या है। लेकिन वो नैतिक बल तुम्हें है नहीं। छिप करके एक जो है छद्म राष्ट्रवाद के आधार पर वोट लेना और देश में जो है नफरत फैला करके जो है वोट सत्ता हथियाने की साजिश करना। यह देश बहुत कीमत चुका है और अब आपका हिसाब करने के लिए ये भारतीय जनमानस, भारतीय आवाम तैयार हो रहा है। और जीएनपीसी वालों का तो कहना ही क्या। जीएनपीसी के प्रवक्ता एक बार देखा गया था, वो सुप्रिया श्रीनेत्र है कोई महिला प्रवक्ता, वो देश के गद्दारों की महिमा मंडन जब करती है तब ये बीजेपी के प्रवक्ता बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह जो है वो दुबक जाते हैं। गद्दार नेहरू की तारीफ जब वो शुरू करती है, सब शुरू करते हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता भीगी बिल्ली की तरह जो है वो दुबक जाते हैं। तो एक बार देखा गया कि वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने विश्व का, देखिए उसके शब्दों को मैं दोहरा रहा हूँ, वो कह रही है कि इंदिरा गांधी ने विश्व का भूगोल बदल दिया। तो क्या भूगोल बदल दिया? पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। बीजेपी सीधे रूप में इस देश का गद्दार नहीं है, मैं बराबर कहता हूँ। आरएसएस इस देश का सीधे रूप में गद्दार नहीं है, लेकिन गद्दारों को जो रक्षा कर रही है ये मुल्क के खिलाफ गद्दारी है। गद्दार जीएनपीसी की जो रक्षा कर रही है बीजेपी, गद्दार जीएनपीसी की रक्षा कर रही है जो आरएसएस, ये गद्दारी आरएसएस और बीजेपी सीधे रूप से वो गद्दार नहीं है इस देश। तो जिसमें उदाहरण रही थी कि इंदिरा गांधी ने विश्व का भूगोल बदल दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। बीजेपी के प्रवक्ता जानते हुए भी नहीं बोल रहा है कि वो बांग्लादेश भारत में मिलना चाह रहा था, उसको इस गद्दार इंदिरा गांधी ने भारत में मिलने नहीं देकर के भारत के खिलाफ कितनी बड़ी गद्दारी किया। ये बात बीजेपी का प्रवक्ता समित पात्रा इत्यादि उन सबों ने नहीं बोला। और उसके पहले ये पूछा नहीं उस गद्दार जो है, गद्दार तो कहा ही जाएगा, बिल्कुल गद्दार सब हैं ही, सुप्रिया श्रीनेत्र से, ये पाकिस्तान क्या है जी? पाकिस्तान जो है गद्दार नेहरू के पापों का ही तो फल है पाकिस्तान। तो कैसा भूगोल बदलना? तो डिक्शनरी से बम्बास्टिक और हाई प्रोफाइल शब्दों को लाकर चिपका करके यानी देश के गद्दारों की गद्दारी को ढकने का जो षड्यंत्र ये जीएनपीसी के प्रवक्ता करते हैं और दहाड़ते हैं, उसके आगे ये बीजेपी वाले जो है, बीजेपी के प्रवक्ता जो है वो भीगी बिल्ली बन करके उनके गद्दारी के पापों को ढकने में सहायक होते हैं। तो भारतीय जनता दल बराबर इस बात को अपने पूरे भारतीय आवाम से स्पष्ट करना चाहता है। बीजेपी और मोदी जी और आरएसएस वालों का सीधे देश के खिलाफ गद्दारी नहीं है,
लेकिन सारे गद्दारों को पालना, उनकी रक्षा करना, उनके आगे घुटने टेकना, उनके लूटे हुए काले धन की रक्षा करना, इसको लेकर गद्दारी जरूर है। तो दो दृष्टिकोणों की बात की गई, इन दृष्टिकोणों से बहुत नुकसान है। हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय बहन, एक बहुत बड़े तबके हैं। इनके दृष्टिकोणों में इतना बड़ा अंतर, यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पोल्स अपार्ट, यही देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। दोनों में यदि एकता होती, एक विचार होता, देशभक्ति का भाव होता, भारतीयता का भाव होता, कि दोनों पहचानते इस देश का दुश्मन जेएनपीसी वामपंथी है, न तो मुसलमान है और न तो आरएसएस बीजेपी है। आरएसएस बीजेपी भी अपने को ये या तो सुधार लेती या तो नष्ट हो जाती। आरएसएस बीजेपी ये हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की इसी मानसिकता का ही वो द्योतक है कि जो मानसिकता कहती है कि इस देश की समस्याओं के लिए, अमूमन सारी समस्याओं के लिए मुसलमान जिम्मेदार है। और भारतीय जनता दल जो इन समस्याओं का जो वर्णन कर रहा है, इसके बियॉन्ड भी, इसके आगे भी कई कट्टरपंथी किस्म के आते हैं, खासकर के इस्लाम आस्था से किस तरह का तर्क देते हैं। वो ज्ञानवापी में फव्वारा शिवलिंग, सवाल इस बात का है कि फव्वारे से शिवलिंग का क्या मतलब है। और तब जो है शिवलिंग की यानी महिमा नहीं गई। इसलिए भारतीय जनता दल का था कि ये वक्त, ये दौर इस देश के लिए शिवलिंग यानी फव्वारा पर अपना दिमाग नष्ट करने के बजाय, खपाने के बजाय, देश में नफरत कैसे समाप्त हो, इसको गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता है। देश बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। वो गद्दार राहुल गांधी जाके बोल रहा है ना भारत के बाहर कि भारत में केरोसिन ऑयल छिड़क दिया गया है, तो वो तो बराबर ये काम ही करता है गद्दार राहुल गांधी। केरोसिन पेट्रोल ही छिड़क रहा है देश में आग लगाने के लिए। वो देश का सबसे बड़ा गद्दार है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, फिर ये बीजेपी वाले, मोदी सरकार, मोदी महोदय उसको गद्दार नहीं मानते हैं। आरएसएस वाले उसको गद्दार नहीं मानते हैं, जो इस देश में केरोसिन ऑयल जो है वो छिड़क रहा है। सारा निशाना हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर। आक्रांता, फलाने ढिकाने, मुगल, औरंगजेब, बताइए, यही मानसिकता सब वो दिन रात जो है वो फिर रहे हैं। सिर्फ गद्दार राहुल जैसे ने, राहुल गांधी जैसे गद्दारों को बचाने के, नेहरू जैसे घोर गद्दारों को बचाने के लिए, इंदिरा गांधी जैसे घोर गद्दार को बचाने के लिए, राजीव गांधी जैसे घोर गद्दार को बचाने के लिए ये दिन रात जो है इस तरह का एक माहौल खड़ा कर रहे हैं, आक्रांता, फलाने ढिकाने। तो ये कम बदमाश नहीं है, ये सीधे रूप में जैसे गद्दार नहीं है। इन गद्दारों की रक्षा करना के कारण ये देश के खिलाफ गद्दारी इनकी है, बीजेपी वालों की और मोदी सरकार की मोदी। तो यह भी देश को कबूल नहीं है। और व्यथा यहीं तक नहीं है, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके का पूरा बौद्धिक वर्ग, चाहे वो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ता हो चाहे ना पढ़ता हो, यहाँ तक कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, नदवा यूनिवर्सिटी,
जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में जितने पढ़ने वाले छात्र हैं, शोध करने वाले छात्र हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, लेक्चरर, प्रोफेसर, रीडर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स, सिर्फ आरएसएस और बीजेपी पर ही पूरा दिमाग खर्च कर दिया। और उनको देश का दुश्मन वामपंथी नहीं दिखते हैं, उनको देश का दुश्मन ये जीएनपीसी नहीं दिखता। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और बाकी जो छुट भैये हैं, बस फव्वारा शिवलिंग पर आकर के ये गंदगी फैलाते हैं आकर के टीवी चैनलों पर, और उन्हीं को टीवी चैनल वाले बुलाते भी हैं। तो ये भी कम दुर्भाग्य नहीं है। और देश का वास्तव में देखिए, भारतीय जनता दल तो देश में भारतीयता के माहौल के लिए वो प्रतिबद्ध है, लेकिन देख रहा है कि ये सारे जो तत्व है भारत में एकता तोड़ने के लिए, मैंने भारतीय भाईचारा खत्म करने के लिए ये दिनात वो लगे हुए हैं। अब ये जैसे जब इसका संदर्भ आएगा तो पुष्पेंद्र जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को ये फंड कहाँ से मिल रहा है? भारतीय जनता दल बल्कि एक आशंका व्यक्त कर रहा है कि इस गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को निश्चित रूप से चीन से फंडिंग मिलती होगी कि तुम हिंदू सनातन का बहाना लेकर के इस देश में नफरत फैलाओ, इस देश को अंदर से कमजोर करो। इस देश को अंदर से कमजोर करने की सिर्फ एक ही देश की वो अभी तात्कालिक रूप में वो साजिश मंशा है, वो है चीन। और चीन के पास पैसों की कमी नहीं है, और चीन के पैसों पर हमारे देश में बिकने वालों की भी कमी नहीं है। तो उन्हीं में से भारतीय जनता दल को आशंका है कि ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ काफ़ी संभव है कि चीन के पैसे पर ये फ्लाइट से कभी गुजरात, कभी मध्य प्रदेश, कभी वहाँ यहाँ वो जाता रहता है, सिर्फ अपने देश में नफरत फैलाने का। और नफरत उसका जरिया यह है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर और इस्लाम पंथ पर, दोनों पर माने अकारण, आधारहीन, अनर्गल वो आग उगलता रहता है। अब जब गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की बात हो तो असदुद्दीन ओवैसी पर उसके ऊपर नजर कैसे, उस पर नजर कैसे नहीं जाएगी? उसका छोटा भाई और वामन मेश्रम, ये सब भी आग उगलते रहते हैं। इन सारे तत्वों को काबू करने के बजाय मोदी महोदय ने इन भेड़ियों को खुलेआम छोड़ दिया है देश में नफरत फैलाने के लिए। लेकिन हमारा एक नम्र निवेदन अपने आदरणीय भारतीय आवाम से है, भुगतने वाले आप हैं, आम जनता। इसलिए आपका परम कर्तव्य बन जाता है कि इन तत्वों को के हौसले पस्त कर दिया। भुगतने वाले आप हैं। मोदी को नहीं भुगतना है, अमित शाह को नहीं भुगतना है, असदुद्दीन ओवैसी को नहीं भुगतना है, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को नहीं भुगतना। ये तो आग लगाने वालों में से है। भुगतना है आपको। इसलिए जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर है कि इनके हौसले पस्त करें। हौसले पस्त करने का जो पहला कदम भारतीय जनता दल ने बताया है कि इनकी सभाओं में, चाहे वामन मेश्रम की सभा हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की सभा हो, चाहे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की सभा हो, उस सभा को शून्य करिए, जीरो करिए। अब जैसा कि इनके चरित्र को उनको बताया जा रहा है
अब इनकी सभाओं में लोग ताली बजाएं, समर्थन दें, तो देशभक्तों और हमारे जैसे लोगों के दिल में कितनी पीड़ा उठती होगी, जरा इसका वो अंदाज करिए। भारतीय जनता दल भाई ये देश के दुश्मन है, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, असदुद्दीन ओवैसी, मोहम्मद मसरम, यतीन रसमानंद, जो देश में नफरत ये फैला रहे हैं, इनका प्रॉपर इलाज ठिकाने लगाने की आवश्यकता है। लेकिन मोदी महोदय इनको हवा दे रहे हैं, तुम फैलाओ। भारतीय भाई बहनों, हमारे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहनों, देश में एकता के बगैर यह हमारा राष्ट्र भारतवर्ष टिक नहीं सकता, खिंच सकता है, इसको खींचा जा रहा है। अभी तो बात की जा रही थी कि ये हिंदू मुस्लिम की आग में जो इस मुल्क को जलाने की साजिश चल रही है, उसके कुछ नज़ारे अब आपके सामने रखे गए, और उनमें कुछ जो है वो सत्तासीन में सत्ता पर बैठे हुए हैं, और कुछ विपक्ष में है कि किसी तरह से यानी उनको सत्ता मिल जाए। और यही नहीं, हमारे देश के काफी हिस्सों में भाषाई कट्टरता और प्रांतीय कट्टरता, वह भी इस देश की दुश्मन बनी हुई है। सारी कट्टरता को समाप्त करना होगा। इसके विषय में एक उदाहरण आपको हम बता रहे हैं। मैं वही राष्ट्रभक्ति और भारतीय एकता को लेकर के मैं एक भाषण देने गया था हैदराबाद में। तो उस भाषण के विषय में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो हमारे चूँकि मैं सेवानिवृत्त हो गया था, रिटायर हो गया था, तो कुछ हमारे साथी जो है अभी भी कार्यरत थे। तो हैदराबाद में एक वो रेड्डी साहब थे, हमसे सीनियर थे, लेकिन अभी वो सर्विस में थे। तो बोले कि सिंह साहब आप हमारी गाड़ी में बैठ जाइए, जहाँ आप ठहरे हुए हम आपको छोड़ दूँगा। हम कह रहे नहीं सर, चले जाएंगे, करना क्या। तो कहने नहीं, आपको छोड़ देते हैं। गाड़ी में उन्होंने बिठा लिया। अब उन्होंने एक खतरनाक सवाल पूछा हमसे कि सिंह साहब आप बायोडाइवर्सिटी का नाम आपने सुना है? मैं कहा हाँ साहब सुना है, ये क्या होता है? तो हमने कहा अरे सर अब यूपीएससी की तैयारी में हम लोग जो है इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम और पर्यावरण और यानी बायोडाइवर्सिटी तमाम पढ़ा था, रट्टा मारा था, और इसके बाद यूपीएससी क्वालिफाई किया था। वो अब ज़माना बीत गया, भूल भाल गया, अब कहाँ तक वो याद है। लेकिन एक डिम आइडिया है कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि जितनी भी वनस्पतियां हैं एंड वेजिटेशंस हैं और जितने भी जीव हैं, क्रिएचर्स हैं, सबका एक साथ माने संरक्षण, लगभग यही है आपका बायोडाइवर्सिटी। तो उन्होंने फट से एक सवाल किया कि सिंह साहब जो ये भारतीयता जो चला रहे हैं, इसमें तो हमारी जो तेलुगु प्राइड है, तेलुगु अस्तित्व है, तेलुगु पहचान है, इसको तो आप निगल जाएंगे। देखिए कितनी खतरनाक बात। हमने कहा कि रेड्डी साहब, यहीं पर ये सोच का सबसे बड़ा खोटापन दिखता है आपका। अरे भाई, तेलुगु जो है हमारी भारतीयता का एक स्वरूप है। भारतीयता कोई तेलुगु से अलग नहीं है। प्राथमिकता, मौलिकता, महत्व भारतीयता का है, उसका एक स्वरूप तेलुगु है। लेकिन इस तरह की जो विखंडनकारी सोच है, जो कि अभी आपने बताया है, उसी के कारण अभी हाल में ही आपका आंध्र प्रदेश बट गया।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। और शायद आप भूल रहे हैं कि फिर इसी आंध्र प्रदेश में और बंटने के रायलसीमा और भी क्षेत्र में ये बंटने की आगे जो है वो सुलग रही है। तमिलनाडु में के भी 4 टुकड़े करने की बात हो रही है। केरल के भी दो तीन टुकड़े, वो 2-3 उसमें क्षेत्र हैं केरल में, त्रावणकोर, कोची और जो है मालाबार, इसमें भी बांटने की बात चल रही है। कहाँ तक आप बांटेंगे और क्यों बांटेंगे? यही कि एक लोकल स्थानीय प्राइड खड़ी करके भारतीयता में विश्वास करिए, एकता में विश्वास करिए। और यही हालत है। वो मायावती 4 टुकड़ों में बांट रही थी वो यूपी को। इसी मानसिकता के तहत बीजेपी वालों ने बांट दिया इसको, उत्तर प्रदेश को, बिहार को, और जो है और मध्य प्रदेश को, झारखंड बनवा दिया, उत्तराखंड बनवा दिया, और जो है ये छत्तीसगढ़ वो बनवा दिया। तो गुजरात के भी 3-4 टुकड़े, आंध्र प्रदेश के 2-3 टुकड़े, तमिलनाडु के 2-3 टुकड़े होने की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े। ये टुकड़े की बात अभी चली रही है। पूर्वोत्तर जो भारत है, जो वहाँ देख लीजिए, मिजोरम मुश्किल से 2-1 जिले का प्रदेश, वहाँ टुकड़े हो चुके हैं। तो मैंने कहा रेड्डी महोदय, समाधान कभी भी विखंडन में नहीं होता है। विखंडन एक प्याज के छिलके की तरह होता है, उसको छीलते जाइए आपको कुछ नहीं मिलेगा। समाधान हमेशा एक साथ रहने में होता है, हम जाकर किसी तरह माने। यही मानसिकता जो है दक्षिण भारत में काफी जो है वो मैंने काफी ग्रसे हुए है। तमिल 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 तमिल, तेलुगु 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 तेलुगु, कन्नड़ कन्नड़। इस मानसिकता को नष्ट करना होगा। हमें तमिल का आदर करना है, हमें तेलुगु का आदर करना है, हमको कन्नड़ का आदर करना है, लेकिन ये मान करके कि हमारे इस भारतीयता का ही एक रूप है, इसलिए आदर नहीं है। इसलिए मौलिकता वो भारतीयता की, और वही चीज है कट्टरता। पंजाबियत बिल्कुल वो खत्म करिए। पंजाब या पंजाबी होना ये भारतीयता का एक दूसरा रूप है। बांग्ला होना या बंगाली होना भारतीयता का एक और रूप है, अलग लोग। यही तो विशेषता है भारतीयता की। तो उन स्वरूपों पर जो है वो कट्टरता दिखाना, यही तो राष्ट्रद्रोह है। मौलिकता भारतीयता की उसका अलग अलग रूप है, जो चूंकि हमारे देश का भूगोल बहुत बड़ा है ना। तो इस प्रकार हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को बड़े आराम से ठंडे दिमाग से समझाने की आवश्यकता है। सबको एक करने की जरूरत है। भारतीयता के माहौल को लाने की आवश्यकता है। आपके प्रधानमंत्री यानी हमारे आपके प्रधानमंत्री मोदी महोदय जाकर के इसी कट्टरता की आग में वो घी डाल रहे हैं कि तमिल बड़ी पुरानी भाषा है। ऐसा तर्क मैंने बहुत देखा है, जो कट्टरवादी, अरे हिंदी तो बिल्कुल बच्चा है, अभी उसका जन्म हुआ। भाई हिंदी का जन्म बिल्कुल हाल में हुआ है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन हिंदी सभी भारतीय भाई बहनों के, देश के सभी भारतीय भाई बहनों के एक ग्रह है, एक माध्यम है। अरे हमारे आज़ादी का यही जुबान थी। सुभाष चंद्र बोस की, जो हमारे नेता, उनकी यही जुबान थी। और हिंदी के प्रति उनको अनन्य वो प्रेम भी था। उन्होंने कभी ये बात नहीं उठाई कि हिंदी का जन्म अभी हाल में हुआ है। लेकिन कट्टरवादी बोलते हैं कि अरे हिंदी जो है वो बांग्ला के आगे
तमिल के आगे, कन्नड़ के आगे तो बहुत बच्चा है। कौन कौन बोलते हैं? कट्टरवादी वाले। तो हिंदी जब आज़ादी लेनी थी, आज़ादी की लड़ाई मैंने लड़नी थी, तो हिंदी जो है वो इनकलाबी जो जुबान बनी। और जब आज़ादी मिल गई तो फिर वही खुराफात। इन सारी चीज़ों पर गौर करना होगा और जो देश को एक कर सके उन सारे तत्वों को सामने वो लाना होगा। और देश में जो बिखराव के जितने भी स्रोत हैं, जितने भी कारक हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं उन सभी फैक्टर्स और सोर्सेस को डेसिमेट करना होगा, नष्ट करना होगा। ये पाखंडी राष्ट्रवादी मोदी महोदय, इनको 8 साल से ऊपर हो गया शासन करते हुए लगातार। इनका छल देखिए देश के प्रति। एक राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम, जन गण मन अधिनायक जय है। ये मोदी महोदय को भी मालूम है और बीजेपी वालों को मालूम है कि यह राष्ट्रगान नहीं है। राष्ट्रगान नहीं इसलिए नहीं है कि यह जो है जॉर्ज फिफ्थ जो कि 1906 या 11 के आसपास आया था, एग्जैक्ट साल हमको याद नहीं है। जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ, जिसके की स्वागत में वहाँ बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया बना हुआ है, उसी की स्वागत चमचागिरी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये गाना गाया था, जनगण मन अधिनायक। मैंने उन्हीं को, क्योंकि वही जो वो जनगण मन के वो अधिनायक हैं, सभी लोग उनको आराधना कर रहे हैं। देश का दुर्भाग्य तो देखिए कि इस देश का घोर गद्दार नेहरू ने जॉर्ज पंचम के चमचागिरी में गाए हुए गाने को, जनगण गण को, उसने इस देश का नेशनल एंथम, राष्ट्रगान बना दिया। वो अभिशाप अभी भी चल रहा है। वंदे मातरम हमारा जो है वो इनकलाबी नारा था। उर्दू में एक अखबार निकलता था लाहौर से, वंदे मातरम करके। वंदे मातरम पर तमाम देश विरोधी आक्रमण करते हैं। वो क्या बोलता है असदुद्दीन कि हमारी गर्दन पर छोड़ी भी लगा दीजिए तब भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। ऐसे को तो लात मार करके देश के बाहर कर देना चाहिए। इसी मिट्टी में तुम रहता है और भारत माता की जय तुम नहीं बोलेगा। भारतीय जनता पार्टी वाले इसके लिए हमारे इस्लाम आस्था पर वाले पर जो है वह इल्जाम लगाते हैं, उनको घेरते हैं। लेकिन उनको नहीं मालूम है कि वंदे मातरम का विरोध करने में ये बसपा के पार्षद, शायद बरेलिया कहीं के, उन्होंने विरोध किया था। हमारे तमाम इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लोग वंदे मातरम को गले से लगाते हैं। वो जानते हैं इस बात कि हमारा ये इसका संबंध हमारी मिट्टी से है, वंदे मातरम। कुछ चरमपंथियों की बात छोड़ दीजिए, तो ये कट्टरवादी तत्व बीजेपी वाले वो घेरते हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को वंदे मातरम को लेकर के। लेकिन देश को जानना चाहिए कि वंदे मातरम का विरोध समाजवादी पार्टी के कुछ और बहुजन समाज पार्टी की जो बात सामने आई है, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय बहन ने कभी भी वंदे मातरम का विरोध का कोई सवाल नहीं उठता। वो इसका सम्मान देते हैं। कट्टरवादियों की बात छोड़ दीजिए। अब आ जाइए जो इस पर माहौल बनाते हैं, अब बहुत देशभक्त बनते हैं। तो मोदी महोदय यही नहीं, चुनावी माहौल भी बनाते हैं।
अब इनका भाषण जरा सुनिए, जब चुनावी भाषण सुनिए। वो क्या करते हैं कि जो जनता रहती है, जो ऑडियंस रहती है, श्रोता जो श्रोतागण रहते हैं, उनसे उनको अपने खुद बोलते हैं वंदे, और उनसे कहलवाते हैं मातरम। तो यानी अपने वंदे बोल करके और जनता से कहलवाते हैं मातरम। चुनाव जीतने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए मोदी साजिश करते हैं। लेकिन वंदे मातरम को राष्ट्रगान का, नेशनल एंथम का सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। 8 साल हो गए नहीं इनको कि उस जॉर्ज पंचम की चमचागिरी में गाए गाने को हटा करके वंदे मातरम को जो है वो राष्ट्रगान बनाया जाए 8 साल में। यह राष्ट्रवादी है। ये राष्ट्रवाद के नाम पर देश को धोखा देने वाले मोदी महोदय ने सिर्फ वंदे मातरम का चुनाव के लिए इस्तेमाल तो किया, लेकिन इसको राष्ट्रगान का सम्मान देने के लिए तैयार नहीं। देश इनको पहचाने, नकली राष्ट्रवादी मोदी महोदय। जो वंदे मातरम हमारा इनकलाबी नारा था, देशभक्ति का नारा था, उससे ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू इतना घृणा करता था। एक तो वो चमचागिरी में गाया हुआ गाना जॉर्ज पंचम के, उसको इसने राष्ट्रगान बनवाया इस गद्दार नेहरू ने। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग तक न बनने देने के लिए तमाम इसने प्रयास किए, कोशिश किया, साजिश किया। और यदि काफ़ी और जब बहुत दबाव पड़ा कि नहीं भाई कम से कम इसको इस वंदे मातरम को राष्ट्रगान ही बनाया जाए। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कुछ लिपापोती करके उनका कहा कि ये राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का दर्जा दोनों एक ही। अरे छोड़िए इस बात को। चारी ओर जो है वो जनगण मन जब कहा जाता है, बराबर आता है कि ये तो चमचागिरी वाला गाना है, कैसे ये राष्ट्रगान हो सकता है। तो वंदे मातरम को ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू यानी राष्ट्रीय गीत भी नहीं बनने दिया, मैं नेशनल सॉन्ग भी नहीं बनने देने की कोशिश किया। जब बहुत दबाव पड़ा तो उनकी वंदे मातरम की सभी पंक्तियां काट करके शुरुआती 2 पंक्तियों के लिए वो राजी हुआ। इतना बड़ा गद्दार था वो, ये जवाहरलाल नेहरू इस देश का। हर वो उपालू जिस पर कि देश में एकता आ सकती है, देशभक्ति आ सकती है, देश को नाज हो सकता है, वंदे मातरम का, उसके खिलाफ ये कितनी घिनौनी मानसिकता रखता था ये गद्दार नेहरू। अब आइए मोदी महोदय वंदे मातरम का इस्तेमाल करेंगे चुनाव जीतने के लिए, वो बुखार चढ़ाने के लिए। लेकिन जॉर्ज पंचम की चमचागिरी में गाया हुआ जनगण मन को हटा करके हमारा जो राष्ट्रीय गौरव है, भारत का जो गौरव है, भारत का आज़ादी की जंग का जो वो इनकलाबी नारा वंदे मातरम को राष्ट्रगान का सम्मान देने के लिए ये तैयार नहीं है। और 8 साल तो बीत गया ना, नहीं दिया। ये इनकी दोगलापंथी देश के लोग देखें इसको। और इसी प्रकार इनका व्यवहार हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भी है। सिर्फ उसका नाम भुलाते हैं। हाँ, इनके भी विषय में, हमारे जो सुभाष चंद्र बोस के विषय में भी कभी कभी साथ बात चलती है कि भाई माने जो भारत के नोटों पर, जो करेंसी पर कम से कम गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को हटा करके सुभाष चंद्र बोस बुलाया जाए।
तो कोई बीजेपी वाला तर्क दे रहा था कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादास्पद व्यक्तित्व है। कितनी गद्दारी कर रहे हैं बीजेपी वाले। जो सुभाष चंद्र बोस हमारे इस देश के राष्ट्र महानायक हैं, देशभक्ति के सबसे बड़े आदर्श हैं और राष्ट्रभक्त शिरोमणि हैं, उसको बीजेपी के कुछ लोग लुके छिपे कहते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो यानी विवादास्पद है। ये मानसिकता तो इंग्लैंड की है, ब्रिटेन की है, और उसी मानसिकता से हमारे सुभाष चंद्र बोस के विषय में जो फाइलें जो कि उनके मृत्यु के विषय में कुछ राज खोल सकती हैं, वो दबा कर बैठे थे ये गद्दार जीएनपीसी वाले। तो जब भी कोई आरटीआई के जरिए पूछा करता था कि भाई उन फाइलों को सार्वजनिक करो, तो बोलते हैं कि इनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब नहीं हो जाएंगे, जो ये जीएनपीसी वाले अमेरिका के पिछलग्गू बनते थे, तो वो पिछलग्गू बनने में इनको दिक्कत हो जाती है। इसलिए कि अमेरिका को, यूरोप को ये सुभाष चंद्र बोस पसंद नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस की देशभक्ति अमेरिका और यूरोप को पसंद नहीं है, और इस जीएनपीसी को जो है वो जो है पिछलग्गू बनना था अमेरिका और यूरोप का, ये कारण है। तो इसी को बोलते थे सब कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो जाएंगे, इसलिए हम उन फाइलों को, जिन फाइलों से हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के विषय में जानकारी या रहस्य की जानकारी मिल सकती थी, उसके विषय में जब भी आरटीआई से पूछा गया तो बोलते हैं कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो जाएंगे। इतनी बड़ी दुश्मन है जीएनपीसी वाले, और वही दुश्मनी ये बीजेपी भी साथ रही है हमारे देश के खिलाफ, हमारे सुभाष चंद्र बोस की फाइलों को दबा करके। और ये मोदी महोदय ने झूठ भी बोला कि हमने तो सभी फाइलें हमने सार्वजनिक कर दी। झूठ बोला उन्होंने। अभी भी तमाम फाइलें हैं जिनको सार्वजनिक किया जाना है, जिनको क्लासिफाइड करके दबाया गया है, और बहुत कुछ उससे हासिल हो सकता है। और जब भी आरटीआई के थ्रू कोई भी पूछे तो बोले कि हम यहाँ फाइलें अभी काफ़ी हैं, लेकिन उनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। क्यों? फिर वही अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो जाए। अरे तुमको जो है सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देना है कि अंतर्राष्ट्रीय को देखते हो? कितने बड़े गद्दार तुम हो। चले, ये सारी वास्तविकताएं जो है देश को जानना चाहिए। और देश में माहौल हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा एवं अमर शहीद श्रीमती रानी गडलू, और भी इनकी माहौल लाने की जरूरत है, जिन्होंने भारतीयता जो है, जिन्होंने इस देश में भारतीयता के लिए ही, अपने भारतीय भाई बहनों के लिए ही देश को की आज़ादी की खातिर अपने प्राण दिए। भारत माता की बल वेदी पर अपने प्राण सहित सब कुछ सर्वस्व जो है वो न्यौछावर किया। तो पूरे देश में भारतीयता के आधार पर एकता लाना, इसमें भारत के लिए जो है वो सबसे बड़े वक्त की मांग है। इसमें शरीक होइए और सारी जो है भारत विरोधी ताकतों को पहचानिए। ईवीएम मशीन पर उनको नष्ट में नाबूद करने का मन बनाइए, तभी कुछ संभव है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।